हिंद दोस्तों, ज्ञान गोदावरी चैनल यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। और इसी के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि अंतःस्रावी विज्ञान में कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं। और इन ग्रंथियों, इन टॉपिक को पढ़ने से पहले इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आने वाले वीडियो अन्य लोगों तक पहुंच सके। तो इसी के क्रम में आइए कि अंतःस्रावी विज्ञान, और अंतःस्रावी विज्ञान में सारी चीज़ों को बताए थे कि यह ग्रंथियां होती हैं जो शरीर के अंदर पाई जाती हैं। 3 प्रकार की होती हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड्स होती है। तो एक्सोक्राइन के एग्जाम्पल बताए थे और एंडोक्राइन्स के भी एग्जाम्पल बताए थे और मिक्स्ड ग्लैंड के एग्जाम्पल्स बताए थे। तो इसमें आप मूलतः जितना भी देख रहे हैं, मस्तिष्क में 2 होती है, पीयूष और पीनियल, और गले में थायराइड और पैराथायराइड्स होती है, थाइमस होती है। जितनी भी ग्रंथियों को आप देख रहे हैं सब मिश्रित ग्रंथियों के एग्जाम्पल के अंतर्गत आते हैं। केवल अग्नाशय को छोड़ दिया जाए तो ये केवल मिश्रित ग्रंथियों को छोड़ दिया, इस अग्नाशय को छोड़ दिया जाए तो यह सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। और एक एक करके टू द पॉइंट आपसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले होती है पीयूष ग्रंथ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रंथियां स्थित कहाँ पे होती हैं। तो ये ग्रंथियां मस्तिष्क में स्थित होती हैं और मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। तो यह अग्रभाग में स्थित होती है और इसी से क्या होते हैं, इसी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और इसका आकार जो होता है मटर के आकार का होता है। ऐसे एक मटर के आकार की संरचना होती है और इन्हीं ग्रंथियों को मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इसी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं इससे मास्टर? क्योंकि शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं को करने में सहायता करने का कार्य करती है। और इन्हीं ग्रंथियों से एक पॉइंट ध्यान दीजिए कि इन्हीं ग्रंथियों से क्या निकलते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं। सभी ग्रंथियों से हार्मोन्स निकलते हैं जो शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं को करने में सहायता करने का कार्य करते हैं। तो यह पीयूष ग्रंथि के आकार ऐसे होता है, ध्यान दीजिएगा। इस पीयूष ग्रंथि का आकार ऐसे होता है, ऐसे एक मटर के आकार की संरचना होती है। जब इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके 3 भाग होते हैं। एक होता है अग्रभाग, एक होता है अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग होता है। इतने भाग को, अग्रभाग में बहुत सारी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं और इससे बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। इतने भाग को अग्रभाग के नाम से जानते हैं और ऐसी संरचना होती है। और जितना ये देख रहे हैं ब्लड वेसल्स होती है और इसी भाग को अग्रभाग के नाम से जानते हैं। इतने भाग को अग्रभाग, 3 भाग होते हैं। पहला जो भाग होते हैं अग्रभाग होते हैं और इसी को एंटीरियर पार्ट्स कहते हैं, एंटीरियर पार्ट कहते हैं। और इस भाग से निकलने वाले सभी हार्मोन्स प्रोटीन होते हैं, इसके कार्य होते हैं। और इसी के बाद से जो दूसरा ग्रंथि होती है, वो दूसरा जो भाग होता है मध्य भाग। ध्यान दीजिएगा, मध्य भाग की रेड लाइनिंग देख रहे हैं, यह जो होता है बी होता है, मध्य भाग होता है, मध्य भाग होता है। और इसी को मिडिल पार्ट कहते हैं, मिडिल पार्ट कहते हैं। और जो इसके बाद से जो सफ़ेद भाग देख रहे हैं, जो सारी चीज़ों को देख रहे हैं, यह क्या होता है, पश्च भाग होता है। इतना जो भाग दिखाई दे रहा है, यह सी जो होता है पश्च भाग होता है, पश्च भाग होता है। इसे पोस्टेरियर पार्ट कहते हैं। और इन्हीं ग्रंथियों से हार्मोन्स निकलते हैं। और यहाँ से ध्यान दीजिए कि अग्रभाग से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। तो अग्रभाग से एक हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम होता है, पहला देखिएगा, पहला हार्मोन्स जो होता है वृद्धि हार्मोन्स होता है, वृद्धि हार्मोन्स। और इसे ग्रोथ हार्मोन्स भी कहते हैं, ग्रोथ, GROWTH, ग्रोथ हार्मोन्स होता है। और इसका मुख्य कार्य होता है, या शरीर की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। इसके संक्षेप में GH के नाम से इंडिकेट करते हैं। वृद्धि हार्मोन्स इसका मुख्य कार्य होता है, शरीर की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। तो वृद्धि का अभिप्राय होता है, बहुत संक्षेप में समझिए कि यदि यह हार्मोन्स अधिक मात्रा में निकलेगा तो शरीर की वृद्धि अधिक होगी, कम मात्रा में निकलेगा तो शरीर की वृद्धि कम होगी। और इसी हार्मोन्स को एक दूसरे नाम से जानते हैं, STH। इसका पूरा नाम होता है सोमैटोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। और यह भी इसी के समान कार्य करता है। और दूसरा जो हार्मोन्स होता है थायराइड प्रेरक हार्मोन्स,
थायराइड प्रेरक हार्मोन्स होता है, प्रेरक हार्मोन्स और इसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहते हैं। इसको संक्षेप में TSH कहते हैं और थायराइड ग्रंथियों को से थायरॉक्सिन हार्मोन्स के उत्पादन के लिए प्रेरित करने का कार्य करता है। और इसी के बाद से तीसरा जो होता है ACTH हार्मोन्स होता है। यह आदिवृक्क ग्रंथियों को उद्धृत करने के लिए क्या हार्मोन्स निकालने के लिए प्रेरित करता है। और चौथा जो हार्मोन्स होता है जनन पद के हार्मोन्स, चौथा जो हार्मोन्स होता है जनन पद के हार्मोन्स और इसी को गोंडोट्रोफिक हार्मोन्स कहते हैं। इसको गोंडोट्रोफिक हार्मोन्स कहते हैं। और यह दो होते हैं, एक LH होता है, दूसरा FSH होता है। तो ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यह जो दोनों हार्मोन्स होते हैं में वृषण, अंडाशय और वृषण को स्टिमुलेट करने का कार्य करते हैं। तो इसी के कारण यह जो अंडाशय होती है इसके बारे में संक्षिप्त चर्चा बता दे रहे हैं कि अंडाशय और वृषण जो होते हैं यह जन्म से लेकर और 12 से 14 वर्ष की अवस्था में निष्क्रिय होते हैं और इन्हीं को सक्रिय करने का कार्य कौन करता है, LH और FSH करते हैं। तो यह 12 से 14 वर्ष में अंडाशय और वृषण सक्रिय करने का कार्य करता है। इसी के कारण इस हार्मोन्स को जैविक घड़ी हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। इस हार्मोन्स को जैविक घड़ी हार्मोन्स के नाम से जानते हैं और इसे बायोलॉजिकल क्लॉक हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कई बार पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में कौन से हार्मोन्स होते हैं जो जैविक घड़ी हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। इसी को FSH और LH को जैविक घड़ी हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। और यह सभी कहाँ से स्रावित होते हैं, अग्रभाग से। और मध्य भाग पे आ जाइए, मध्य भाग से एक ही हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम होता है मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। मध्य भाग से एक ही हार्मोन्स निकलता है मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स निकलता है हार्मोन्स। और इसी को MSH कहते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है यह शरीर के त्वचा के रंग को निर्धारित करना होता है। MSH का मुख्य कार्य होता है शरीर के त्वचा के रंग को निर्धारित करना होता है। और यह कैसे निर्धारित करता है, कुछ व्यक्तियों की त्वचा ब्लैक होती है, कुछ की व्हाइट होती है। और तो यह इसके निर्धारित करने के मिमेलिन होती है। और जो क्रीम लगाते हैं, जो मार्केट में क्रीम आती है, यह MSH होती है। एक विशेष प्रकार के हार्मोन्स होते हैं जो इस मॉइस्चराइज को हटाती है और गोरा बनाना, लेकिन वह नेचुरल ब्यूटी नहीं होती है, वो आर्टिफिशियल ब्यूटी होती है। तो इसी का मुख्य कार्य होता है। अब इससे अपोजिट क्वेश्चन पूछा जाए कि प्राणियों, किसी भी प्राणी का नाम लेकर पूछा जाए किस प्राणी में त्वचा के रंग को निर्धारित करने का कार्य कौन सा हार्मोन्स होता है, MSH हार्मोन्स होता है। अब इसी के बाद से जो पश्च भाग होते हैं, पश्च भाग का नियंत्रण मस्तिष्क में एक अंग होता है जिसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। इसका एक नाम होता है हाइपोथैलेमस होता है। इसका मुख्य कार्य होता है शरीर के बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट या नियंत्रित करने का कार्य करता है। और इसी में न्यूरोसेक्रेटरी सेल के द्वारा पश्च भाग का नियंत्रण होता है, पश्च भाग का नियंत्रण होता है। और इस पश्च भाग से मुख्यतः दो ही हार्मोन्स निकलते हैं। नंबर 1 होते हैं ऑक्सीटोसिन होते हैं। इस पश्च भाग से पहला हार्मोन्स निकलता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स अथवा इसी को पिट्रोसिन हार्मोन्स भी कहते हैं। इसी को पिट्रोसिन हार्मोन्स भी कहते हैं। तो इस हार्मोन्स का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीटोसिन और पिट्रोसिन का मुख्य कार्य होता है यह दुग्ध ग्रंथियों से दूध के श्रावण में सहायता करने का कार्य करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा हार्मोन जो होता है दूध ग्रंथियों से दूध को निकालने में या श्रावण करने में सहायता करने का कार्य करता है, यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। तो यह नेचुरली रूप से बनता है, लेकिन जो पिट्रोसिन होता है एक विशेष प्रकार का पॉलीहाइड्रोकार्बन होता है
और इसको आर्टिफिशियली नाम से जाना जाता है, इसका भी कार्य वही होता है। जैसे पशु जितने भी पशुपालक होते हैं अपने पशुओं से दूध को निकालने के लिए किसका इंजेक्शन देते हैं, इसी पिट्रोसिन का इंजेक्शन देते हैं। लेकिन यह आर्टिफिशियल पिट्रोसिन होता है, मनुष्य वयस्कों बच्चों के लिए क्या होता है, लंग्स लीवर आदि पर अपोजिट इफेक्ट डालता है, जिस कारण उसके लंग्स खराब होने की संभावना बनी रहती है। इसी के कारण इसका बैन किया गया है, जो दूध के साथ मनुष्य के शरीर में आता है। अब इसी के बाद से होता है कि अगला जो हार्मोन्स होता है इस पास्य भाग से दूसरा जो हार्मोन्स होता है वह क्या होता है, बेसोप्रेसिन हार्मोन्स होता है, प्रेसिन। और इसी का नाम होता है ADH होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स होता है। और इसका मुख्य कार्य होता है वृक्क नलिकाओं में, यहाँ जो आगे पढ़ेंगे वृक्क नलिकाओं में जल के अवशोषण के लिए उत्तरदायी होता है। और इस हार्मोन्स की कमी से एक रोग हो जाता है जिसका नाम होता है डायबिटीज इंसिपिडस, रोग हो जाता है। और इस रोग में व्यक्ति को बहुत अधिक मात्रा में यूरिन निकलता है और बार बार यूरिन त्यागने की इच्छा होती है। तो इन्हीं सभी कार्यों को करने के कारण इस पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसी के बाद से अगली जो ग्रंथि होती है पीनियल ग्रंथि होती है, दूसरी जो होती है पीनियल ग्रंथि। दूसरी जो ग्रंथि होती है वह पीनियल ग्रंथि होती है, पीनियल ग्रंथि। और यह जो ग्रंथि होती है ग्लैंड होती है जो मस्तिष्क के मध्य भाग में स्थित होती है। और इसका एक ही कार्य होता है, इसका एक कार्य होता है कि यह त्वचा के रंग को साफ करने का कार्य करती है। इसके बाद से इसका कार्य समाप्त हो जाता है। और इसी के बाद से तीसरी जो ग्रंथि आ जाती है थायराइड ग्रंथि होती है। तीसरी जो ग्रंथि होती है वह थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्लैंड होती है। और यह ग्रंथि गले में स्थित होती है और इसी के अंदर दूसरी ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम होता है पैराथायराइड। तो इसलिए याद रखिएगा कि गले में दो ग्रंथियां पाई जाती है, थायराइड और इसी के अंदर पैराथायराइड। ये जो ब्लैक रंग की संरचना देख रहे हैं वह पैराथायराइड होती है। तो थायराइड ग्रंथियों से क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है। थायराइड ग्रंथियों से एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है। और यह जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है यह शरीर में आयोडीन की पूर्ति करने का कार्य करता है। इसको ध्यान से देखिएगा बहुत संक्षेप में कि यह जो थायराइड ग्रंथि होती है थायरॉक्सिन हार्मोन्स में आयोडीन होता है, आयोडीन होता है। और यही आयोडीन हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं में बहुत बड़ा योगदान होता है। और हमारे शरीर में आयोडीन की पूर्ति दो रूपों से होती है, भोज्य पदार्थों और पेय पदार्थों के द्वारा पीने वाले जल में। और दूसरा जो होता है कि यह थायरॉक्सिन से स्रावित होता है। जब हमारे भोज्य पदार्थों में इस थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो शरीर की कोशिकाएं अर्थात यह थायराइड ग्रंथि जो होती है अधिक मात्रा में आयोडीन का स्रावण करने लगती है, जिसके कारण यह फूलकर बड़ी हो जाती है। और इसी में एक रोग हो जाता है जिसे सामान्य घेंघा कहते हैं। क्या कहते हैं, सामान्य घेंघा। इसको सिंपल ग्वाइटर कहते हैं, सिंपल ग्वाइटर रोग कहते हैं। और इसमें क्या होता है, गला फूल जाता है और यह रोग पर्वतीय प्रदेश के लोगों में होता है। तो ध्यान रखिएगा कि यह जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से कौन सा रोग होता है, सामान्य घेंघा रोग हो जाता है। और बहुत सारे रोग होते हैं लेकिन आपके जीएस के पैटर्न पर यह सबसे इंपॉर्टेंट रोग होता है। और पैराथायराइड जो होती है यह थायराइड ग्रंथि के अंदर स्थित होती है और इसका मुख्य कार्य होता है, इससे दो हार्मोन्स निकलते हैं। इसी के बाद से नेक्स्ट ग्रंथि होती है पैराथायराइड। तीसरी जो ग्रंथि चौथी जो ग्रंथि होती है पैराथायराइड।
थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्लैंड होता है और यह थायराइड के अंदर गले में स्थित होती है लेकिन इसी के अंदर धंसी होती है। और इसके क्रम में ध्यान दीजिएगा, पैराथायराइड जो ग्रंथि होती है इससे दो हार्मोन्स निकलते हैं। एक होते हैं पैराथार्मोन्स हार्मोन्स, इससे दो हार्मोन्स निकलते हैं। एक होता है पैराथार्मोन, थार्मोन हार्मोन्स होता है, हार्मोन्स, पैराथार्मोन्स हार्मोन्स, हार्मोन्स होता है। और दूसरा जो होता है कैल्सीटोनिन हार्मोन्स होता है, कैल्सीटोनिन हार्मोन्स होता है, हार्मोन्स होता है। तो इसके कार्य देखिएगा, पैराथार्मोन हार्मोन्स का कार्य होता है कि जब हड्डियों के निर्माण में यह अनावश्यक भागों को गलाने का कार्य करता है। बहुत इससे फिगर के द्वारा समझ लीजिए, यह शरीर की कोई हड्डियां होती हैं और हड्डियों के निर्माण में क्या होता है, मान लीजिए कि यह हड्डियों का अधिक निर्माण हो गया तो यह हड्डियों के अनावश्यक भागों को, यही जो ब्लैक रंग का दिख रहा है यह अनावश्यक भाग होता है, अनावश्यक भाग होता है। तो यह अनावश्यक भागों को गलाकर रुधिर में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को मुक्त करने का कार्य करता है। इतना जानते हैं, हड्डियों में क्या होती है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है और फास्फोरस होता है PO4 फास्फेट आयन के रूप में होता है। तो यह आवश्यक भागों को गलाकर रुधिर में मुक्त करने का कार्य करता है। तो ध्यान दीजिए, इसका एक ही कार्य होता है पैराथार्मोन्स का। और दूसरा जो होता है कि यह रुधिर में विद्युत ऋणात्मकता को बनाए रखने में सहायता करने का कार्य करता है। इसके बाद से होता है कैल्सीटोनिन हार्मोन्स। यह हार्मोन्स इस बात को निर्धारित करता है कि कहीं पैराथार्मोन्स अधिक मात्रा में न स्रावित हो जाए, जिसके कारण हड्डियों के अनावश्यक भागों को तो गलाएगा, कहीं यह आवश्यक भागों को न गला ले। और जब न गला ले जिसके कारण यह पैराथार्मोन्स के कार्यों को रोकने का कार्य करता है। तो इसी के कारण जब इसकी अधिकता हो जाती है तो एक रोग हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस रोग। एक रोग हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस, पोरोसिस रोग हो जाता है। तो इस रोग में हड्डियां गल जाती हैं। यहाँ पे दो कंडीशंस होते हैं। नंबर 1, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सूखा रोग किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन डी की कमी के कारण होता है। उसमें हड्डियां वीक हो जाती हैं, चोट लगने पर टूट जाती हैं। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस रोग में क्या होता है, हड्डियों का अधिकांश भाग गल जाता है। तो एक रोग हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। और इस हार्मोन्स का मुख्य कार्य होता है कि यह शरीर अनावश्यक भागों को गलाने से रोकने का कार्य करता है, अर्थात इस रोग के लिए रक्षा करने का कार्य करता है। इसी के बाद से जो नेक्स्ट ग्रंथि होती है थाइमस ग्रंथि। नेक्स्ट जो ग्रंथि होती है वो थाइमस ग्रंथि होती है। नेक्स्ट ग्रंथि जो होती है थाइमस ग्रंथि होती है, 5वां थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्लैंड होती है और यह ग्रंथि जो होती है शरीर में लिम्फोसाइट के निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है। और इसका मुख्य कार्य होता है शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र के निर्माण में सहायक होती है। प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनो सिस्टम के निर्माण में सहायक होती है। और यही जो प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है, इससे 3 हार्मोन्स निकलते हैं। इस थाइमस ग्रंथि से 3 हार्मोन्स निकलते हैं। नंबर होते हैं थाइमोसिन हार्मोन्स। फर्स्ट जो होता है थाइमोसिन, थाइमोसिन हार्मोन्स होता है, हार्मोन्स। और दूसरा जो होता है थाइमोसिन फर्स्ट होता है। और तीसरा जो होता है थाइमोसिन सेकेंड होता है, थाइमोसिन सेकेंड होता है।
और यह क्या करता है, तीनों शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र के निर्माण में सहायक होता है, जिसके कारण शरीर से रोगों को लड़ने की क्षमता विकसित होती है। और यही प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है, यही प्रतिरक्षा तंत्र को डेवलप करने के लिए एक हमारे एपिडेमिक महामारी का जो रूप ले लिया है, जो वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया बहुत लंबी चल रही है, तो यही प्रतिरक्षा तंत्र को डेवलप करने का कार्य करता है। अब इसी के बाद से अगली जो ग्रंथि होती है, इसको मिश्रित है, लास्ट में हम बताएंगे। नेक्स्ट ग्रंथि होती है सेवन पर। सेवन जो ग्रंथि होती है वह अधिवृक्क ग्रंथि होती है। इसी ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। 7वें नंबर पे आ जाइए, अधिवृक्क ग्रंथि। सातवां जो होता है अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि, इससे एडिनल ग्रंथि कहते हैं, एडिनल ग्लैंड। और इसी ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि शरीर में किस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं, तो इसी अधिवृक्क ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि या इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इसी को आपातकालीन ग्रंथि, इसी को इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह शरीर को आपात परिस्थितियों से लड़ने में सक्षम बनाने का कार्य करती है। और इसी ग्रंथि से आपातकालीन हार्मोन्स भी निकलते हैं। इसी ग्रंथि से आपातकालीन हार्मोन्स निकलते हैं। कालीन हार्मोन्स, इमरजेंसी हार्मोन्स निकलते हैं। इमरजेंसी हार्मोन्स निकलते हैं। और यह इमरजेंसी हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? मुख्यतः 2 होती हैं, ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 होते हैं आपातकालीन हार्मोन्स होते हैं एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन हार्मोन्स होता है, एपिनेफ्रिन हार्मोन्स होता है। और इसी का दूसरा नाम होता है एड्रेनलिन हार्मोन्स। एड्रेनलिन हार्मोन्स, एड्रेनलिन पूरा नहीं लिख रहे हैं, एड्रेनलिन हार्मोन्स होता है, एड्रेनलिन हार्मोन्स होता है, हार्मोन्स होता है। यह जो शरीर को आपातकालीन परिस्थितियों से लड़ने में सक्षम बनाता है, अभी इसको बता रहा हूं। और इसी को क्वेश्चन आपको 3F लिखा जाता है, इसी को 3F लिखा जाता है। एक का होता है फाइट, फ्राइट, और फ्राइट होता है। इसी को लड़ो उड़ो और भागो हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। और इसी के बाद से जो दूसरा हार्मोन्स होता है, इसी शब्द के आगे नार लगा दीजिए, दूसरा हार्मोन्स निकल जाता है, नार एपिनेफ्रिन अथवा नार एड्रेनलिन हार्मोन्स होता है, हार्मोन्स। अथवा नॉर हार्मोन्स होता है। तो अब आइए देखिए कि अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्रम से बताता आ रहा हूं कि आपातकालीन ग्रंथि कौन सी होती है, अधिवृक्क ग्रंथि। आपातकालीन हार्मोन्स किससे निकलते हैं? इसी अधिवृक्क ग्रंथि से निकलते हैं। अब यहां से ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपातकालीन हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, तो 2 होते हैं, एक एपिनेफ्रिन होता है और नॉर एपिनेफ्रिन होता है। इन्हीं दोनों शब्दों के आगे नॉर लगा दीजिए तो दूसरा हार्मोन्स हो जाता है।
तो इस हार्मोन्स का मुख्य कार्य होता है शरीर को आपातकालीन परिस्थितियों से क्या करता है, लड़ने में सहायता करने का कार्य करता है। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कोई अकस्मात चीजें आ जाए, जैसे मान लीजिए शेर आ जाए, सर्प आ जाए, या कहीं आप जब फाइटिंग करते हैं, लड़ते हैं, तो उसका अभिप्राय होता है कि उन स्थितियों में लड़ने के लिए, प्रतिकूल परिस्थितियों से सामना करने के लिए क्या कहते हैं, आपके अंदर एनर्जी आनी चाहिए, सारी चीजें सक्रिय होनी चाहिए, कौन किधर से मार रहा है, कैसे मार रहा है। तो इन चीज़ों को शरीर को आपातकालीन परिस्थितियों से लड़ने में सहायता करने का कार्य करती है। तो यह आपातकालीन एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन हार्मोन्स होते हैं। तो इसका कार्य क्या क्या होता है, अब यहाँ से देखिएगा इसके कार्य क्या क्या होते हैं इस हार्मोन्स के। तो सबसे पहले क्या होता है कि यह श्वसन दर को बढ़ा देती है, श्वसन दर को बढ़ा देती है, ब्लड संचार को बढ़ा देती है, रुधिर दाब को बढ़ा देती है, आंख की पुतलियों को फैला देती है, शरीर की पेशियों को सक्रिय करने का कार्य करती है। सक्रिय करने का अभिप्राय होता है कि जैसे आप किसी को मारते हैं, फाइट से मारते हैं, तो तेजी से मारने का कार्य करती है, नहीं तो ऐसे मारेंगे कि मारेंगे 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 तो फिर तो कई थापड़ मार दिया। तो इसी के अनुसार इन चीज़ों को ऐसे मारने का कार्य करता है, सक्रिय करने का कार्य करता है, रुधिर के थक्का जमने के समय को घटा देता है। और जैसे ही सारी चीजें जब बढ़ जाती है तो व्यक्ति आपातकालीन स्थितियों का सामना कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई घटना हो जाए, आपको भागना हो, तो उसे भागने के लिए एनर्जी चाहिए, और भाग कर क्या करते हैं, आप सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं। और व्यक्ति जैसे ही सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाता है तो उसमें नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन्स का स्राव होता है, और इसी के कारण इस हार्मोन्स को सभी को सक्रिय सामान्य करने का कार्य करता है। इसी के कारण इसे भोग विलासता का हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। आपातकालीन या आराम या रेस्ट की कंडीशन में यह कार्य करता है, यह आपातकालीन स्थितियों में कार्य करता है। और यहाँ इसे अधिवृक्क का क्यों कहते हैं, ध्यान दीजिए कि यही वृक्क होता है, और ये वृक्क के ऊपर पाई जाती है, इस संरचना को वृक्क के नाम से जानते हैं, और यह वृक्क के ऊपर पाई जाती है, इसी के कारण इसे अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, यही अधिवृक्क इसका नाम होता है, इसी के कारण इसे एड्रिनल ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि आपातकालीन हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं, यह आपातकालीन परिस्थितियों में लड़ने से सहायता करने का कार्य करते हैं। तो इनको तीन नामों से 3F के नाम से भी जाना जाता है, इन दोनों को 3F, फाइट मतलब लड़ना, फ्राइट मतलब उड़ना, फ्राइट मतलब भागना होता है। इसे लड़ो उड़ो हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। तो यह शरीर में यही एक ग्रंथि होती है जो आपातकालीन परिस्थितियों से लड़ने में सामना करने का कार्य करती है। अब इसी के बाद से आ जाइए कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इसी में अंडाशय और वृषण आते हैं, अंडाशय होते हैं और वृषण होते हैं, इन्हीं दोनों को जनन ग्रंथियों के नाम से जानते हैं। और मनुष्य में ये दोनों जनन ग्रंथियां होती हैं, इसी को जनन ग्रंथियां होती हैं, इसी को रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। और यह जो ग्रंथि होती है मेल और फीमेल्स में अलग अलग होती है। मेल में वृषण होता है जो शरीर के बाहर उदर गुहा में स्थित होता है, और अंडाशय या फीमेल्स में पाई जाती है। तो यह जनन ग्रंथियों के बारे में एक कॉन्सेप्ट होता है कि जनन ग्रंथियां बाल्यावस्था में निष्क्रिय होती हैं, और यह 12 से 14 वर्ष की अवस्था में सक्रिय होती हैं, 12 से 14 वर्ष की अवस्था में सक्रिय होती हैं। और सक्रिय होने का कार्य अभी मैंने बताया था कि LH और FSH करते हैं। तो जो सबसे पहली जो ग्रंथि होती है अंडाशय, इससे ध्यान दीजिएगा, जो सबसे पहली ग्रंथि होती है अंडाशय, ओवरी। और यह अंडाशय जो होता है फीमेल्स मादा में पाई जाती है जो उदर गुहा में स्थित होती है, और यही कंडीशंस होती है, सभी अंडाशय जो होती हैं बाल्यावस्था में निष्क्रिय होते हैं और 12 से 14 वर्ष की अवस्था में सक्रिय होते हैं। और इसकी ऐसी संरचना होती है, अंडाशय को देखेंगे तो ऐसे एक विशेष प्रकार के 3 डायमेंशनल इसकी संरचना होती है, इस जो 3 लेयर की बनी होती है, 3 लेयर की ऐसी बनी होती है। और इसी में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, इसी में क्या होती है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है। और इसी अंडाशय से इसको हाइलस कहते हैं, हाइलस के नाम से जानते हैं। और यही जो होता है अंडाशय होता है, और इसी अंडाशय से 3 हार्मोन स्रावित होते हैं, इसी अंडाशय से 3 हार्मोन स्रावित होते हैं। नंबर 1
एस्ट्रोजन, पहला एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन्स, हार्मोन्स, एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है। और दूसरा जो हार्मोन्स होता है, इस तीनों का नाम लिख लेते हैं, एस्ट्रोजन होता है, दूसरा जो होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है, दूसरा जो हार्मोन्स होता है प्रोजेस्टेरॉन, जेस्ट्रॉन हार्मोन्स होता है, हार्मोन्स, हार्मोन्स। और तीसरा जो होता है रिलैक्सिन हार्मोन्स होता है, रिलैक्सिन हार्मोन्स, हार्मोन्स। तो यह जो एक एक करके आई, इसी एस्ट्रोजन हार्मोन्स को फीमेल हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। जैसे जब फीमेल्स में पूछा जाए कि फीमेल हार्मोन्स कौन से होते हैं, तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं, और मेल हार्मोन्स जो होते हैं एंड्रोजन हार्मोन्स होते हैं। तो एक एक करके इनके कार्य देखिएगा। एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं, इसे फीमेल हार्मोन्स कहते हैं, क्योंकि यह मादा के समस्त गुणों को डेवलप करने का, यानी जो नारी होती है उसके समस्त गुणों को सक्रिय करने का कार्य करते हैं। तो इसी के कारण इस एस्ट्रोजन हार्मोन्स को नारी विकास हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। इसका एक दूसरा नाम होता है नारी विकास हार्मोन्स, नारी विकास हार्मोन्स, हार्मोन्स, फेमिनाइजिंग हार्मोन्स कहते हैं, फेमिनाइजिंग हार्मोन्स कहते हैं। और इसे नारी विकास हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? कि सबसे पहले क्या होता है, यह शरीर के जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनको क्या करता है, डेवलप करने का कार्य करता है। और फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, स्तनों का विकास होता है, यूरिनरी यूट्रस में रक्त के संचार को, ओवरी को ओव्यूलेशन करने का कार्य करता है, शरीर के नितंब भाग में वसा को संचय करने का कार्य करता है। तो यह सब क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल, फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। और इसी के कारण इस हार्मोन्स को नारी विकास हार्मोन्स के नाम से, यानी द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं। एक तरह से कहा जाए कि इस फीमेल्स में क्या होती है, ब्यूटी लाने का कार्य करती है। तो इसी के कारण इसे नारी विकास हार्मोन्स के नाम से आप जानते हैं। तो सदैव ध्यान रखिएगा कि मादा हार्मोन्स किसको कहते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन्स को कहते हैं, और नारियों के समस्त गुणों को डेवलप करने का कार्य करता है। दूसरा आ जाइए कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। तो यह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है, तो ध्यान दीजिए कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है, इसी अंडाशय में एक पीले ग्रंथि के आकार की संरचना होती है, इसी पीले ग्रंथि के आकार की संरचना होती है, इसी को कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। ल्यूटियम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं, कॉर्पस, इसको इंग्लिश में भी कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। और इसी कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण होता है, और एक निश्चित साइकिल के रूप में होता है। ऐसे प्रोजेस्टेरॉन का और थोड़े डेवलप होने लगते हैं। और इसी में बहुत सारी ब्लड वेसल्स पाई जाती है, रुधिर नलिकाएं होती हैं, इसी कार्पस ल्यूटियम में रुधिर नलिकाएं होती हैं, नलिकाएं जिसे ब्लड वेसल्स कहते हैं। और यही जो रुधिर नलिकाएं होती हैं, इस जो रुधिर संचार का कार्य करती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण क्या कहाँ से होता है, इसी कार्पस ल्यूटियम से होता है। कहाँ से होता है, कार्पस ल्यूटियम से होता है। और कार्पस ल्यूटियम जो होती है, पीले ग्रंथि के आकार की संरचना होती है। यदि अब यहाँ से देखिए कि ये कैसे स्रावित होता है, और इसी प्रोजेस्टेरॉन को गर्भ निर्धारण हार्मोन्स भी कहते हैं, गर्भ निर्धारण हार्मोन्स, निर्धारण हार्मोन्स कहते हैं। और इसे प्रेगनेंसी हार्मोन्स, इसी हार्मोन्स को गर्भ निर्धारण हार्मोन्स या प्रेगनेंसी हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि यूरिन के जांच में यही जब हार्मोन्स उपस्थित होता है तो गर्भ या फीटस की पुष्टि हो जाती है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को किस नाम से जानते हैं, गर्भ निर्धारण, इसको नारी विकास हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, और इसको गर्भ निर्धारण हार्मोन्स के नाम से जानते हैं।
तो यह किन कंडीशन में निकलता है इसको समझ लीजिएगा कि जैसे यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यदि निषेचन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो यह कार्पस ल्यूटियम बना रहता है, कार्पस ल्यूटियम बना रहता है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण होता रहता है और यह गर्भ को संभाल कर रखने का कार्य करता है और यह 1 मंथ से लेकर 267 डे तक क्या करता है कि इसको संभाल कर रखने का कार्य करता है, यानी जिसे सामान्यतः 9 मंथ आप कहते हैं। तो यह बच्चे के जन्म तक यह स्रावित होता रहता है। लेकिन इन केस यहाँ पे देखिएगा, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, निषेचन नहीं होता है या गर्भ धारण नहीं होता है, तो यह कार्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डिजेनरेट होकर नष्ट होने लगता है और जब नष्ट होने लगता है तो यह यहीं से ब्लीडिंग की प्रक्रिया, रक्त स्रावण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और इसी शब्द को मासिक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मासिक चक्र। इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल या संक्षेप में यमसी कहते हैं। और यह यमसी जो होती है सभी फीमेल कैरेक्टर फीमेल्स में आता है, चाहे वह कोई भी प्राणी हो। लेकिन आप पढ़ रहे हैं मनुष्य के संदर्भ में, तो मासिक चक्र की जो अवधि होती है सामान्यतः 28 डे होती है। ध्यान दीजिएगा, मासिक चक्र की अवधि 28 डे होती है। लेकिन यह क्या होती है कि यह कभी कभी फिजिकल एबनॉर्मलिटी की वजह से यह अधिक भी हो सकती है या इसकी कमी भी हो सकती है। तो मनुष्य में यदि क्वेश्चन पूछे तो मासिक चक्र क्या होती है? 28 डे होती है। और इस प्रक्रिया में होता क्या है कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन नहीं होते, कार्पस ल्यूटियम टूट जाता है और यहीं से ब्लड निकलने लगता है। तो इस प्रक्रिया में ब्लीडिंग की प्रक्रिया, इसे साइकिल क्यों नाम दिया जाए? ध्यान दीजिएगा, 1 से 3 दिन तक रक्त स्रावण की प्रक्रिया होती है। यहाँ से रक्त स्रावण होता है, रक्त स्रावण होता है और इसी के बाद से चौथे दिन से क्या होता है? अंडाणु का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। क्या होता है? ओवा का, अंडाणु का निर्माण प्रारंभ हो जाता है और इसी के बाद से यह 14वें दिन तक क्या होता है? पूर्णतः सक्रिय हो जाते हैं और 14 से 18 दिन तक सक्रिय रहते हैं। और इसी की अवस्था में यदि फर्टिलाइजेशन, इसी टाइम ड्यूरेशन में यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो गर्भ फीटस आगे बना रहता है, नहीं तो यह पुनः क्या होता है? डीजनरेट होते हैं और 28 डे के बाद क्या होते हैं? पुनः टूट जाते हैं, जिससे रक्त स्रावण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, अगली साइकिल प्रारंभ हो जाती है। इसी के कारण एक निश्चित समय में आने के कारण इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक चक्र के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से देखिएगा कि रिलैक्सिन जो होता है, रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है, यह जब गर्भावस्था समाप्त हो जाती है, बच्चों की जब गर्भ के बाद से गर्भावस्था समाप्त होने लगती है, अर्थात सामान्य शब्दों में कहा जाए कि जब बच्चे का जन्म होने वाला होता है तभी यह हार्मोन स्रावित होता है। और यह हार्मोन जो होता है, यह जो श्रेणी मेखला होती है, इसी की प्यूबिक सिम्फाइसिस को चौड़ा कर देता है, जो बच्चे के जन्म में सहायता करने का कार्य करता है और इसी के कारण इसे रिलैक्सिन हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। बच्चों के प्यूबिक सिम्फाइसिस को चौड़ा करने के बाद से बच्चों के जन्म में सहायता होती है और बच्चों के जन्म के बाद यूटस को पुनः सामान्य अवस्था में लाने का कार्य करता है। इसी के कारण इसे रिलैक्सिन हार्मोन्स के नाम से इसको जानते हैं। अब इसी के बाद से आता है, अब यहाँ पे आ जाता है वृषण, यहाँ पे आ जाता है वृषण। 2 ग्रंथियां और आपकी बच गई हैं। इसी के बाद वृषण, अगला जो ग्रंथि होती है वृषण, टेस्टिज। और यह जो वृषण होते हैं नर प्राणी में पाया जाता है, नर प्राणी में पाया जाता है, मेल में पाया जाता है। और यह वृषण जो होता है मनुष्य से लेकर किसी भी प्राणी में शरीर के बाहर एक विशेष प्रकार का कोष होता है, इसे वृषण कोष कहते हैं। क्या कहते हैं? वृषण कोष। इसे सेक्रेटल सेक कहते हैं और इसी में स्थित होता है। और सभी प्राणियों में वृषण को शरीर के बाहर स्थित होने का जो मुख्य कारण होता है कि यह स्पर्म के निर्माण में सहायता करने का, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया को करने में सहायता, यानी शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया को करने में सहायता करने का कार्य करता है। क्योंकि यदि यह शरीर के अंदर स्थित रहे तो स्पर्म का निर्माण नहीं हो पाता है। यही कारण है कि सभी प्राणियों में जो वृषण होते हैं शरीर के बाहर स्थित होते हैं। और इसी के द्वारा, इसी वृषण से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम होता है एंड्रोजन हार्मोन। ध्यान दीजिएगा, एंड्रोजन हार्मोन्स होता है। और यह जो हार्मोन्स होता है पुरुष में समस्त लैंगिक द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को डेवलप करने का कार्य करता है। इसी के कारण इस एंड्रोजन हार्मोन्स को पौरुष विकास हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, विकास हार्मोन्स के नाम से इसको जानते हैं। इसे मस्कुलिनाइजिंग हार्मोन्स,
मस्कुलाइजिंग हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। तो अब पूछेंगे कि पुरुष में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, यानी पुरुष का भी द्वितीय लैंगिक लक्षण होता है। सबसे पहले पेशियों का सक्रिय होना, आवाज़ का भारी हो जाना, शरीर के विभिन्न भागों में बाल का उगाना, जैसे दाढ़ी निकल आती है, तो यह सब क्या होते हैं, यह सब पुरुष के द्वितीय लैंगिक लक्षण होते हैं। और इसका कार्य कौन करता है, एंड्रोजन का कार्य करता है। और इस वृषण से मुख्यतः शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, और इसी को स्पर्म और इसके निर्माण की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को ओवोजेनेसिस कहते हैं। तो इस प्रकार से सारी ग्रंथियां आपके सामने मैंने बताया। और इसी के बाद से इसमें अंतिम ग्रंथि होती है अग्नाशय। अंतिम जो ग्रंथि होती है वह अग्नाशय होता है, और इसे शरीर में पाए जाने वाली एक ही मिश्रित ग्रंथि होती है। तो अंतिम ग्रंथियों में देख लीजिएगा, अग्नाशय, पैंक्रियास, अग्नाशय, अग्नाशय, पैंक्रियास, पैंक्रियास। तो यह अग्नाशय जो पैंक्रियास होता है, यही ग्रंथि होती है जो मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण होता है। और इसी में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, ऐसे इसकी संरचना होती है, और इसी में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। नंबर 1 देख लीजिएगा, नंबर जो होता है अल्फा सेल्स होते हैं, अल्फा कोशिकाएं होती हैं। दूसरा जो होते हैं बीटा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं। तीसरा जो होते हैं गामा सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं। और चौथा जो होते हैं पी सेल्स होते हैं। और इसी से हार्मोन्स निकलते हैं, इसी से क्या निकलते हैं, हार्मोन्स। तो अल्फा कोशिकाओं से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, ग्लूकागॉन हार्मोन्स निकलता है। ध्यान दीजिएगा, अल्फा कोशिकाओं से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, ग्लूकागॉन हार्मोन्स निकलता है, हार्मोन्स निकलता है। और बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है, हार्मोन्स निकलता है। और इसे सोमैटोस्टेटिन हार्मोन्स निकलता है। और इसके हार्मोन्स का ज्ञात नहीं होता है। इसको संक्षेप में देख लीजिएगा, फिगर आपके सामने है। अब यहाँ से देखिएगा, इसको बहुत संक्षेप में मैं बता दे रहा हूँ कि एक क्वेश्चन बनता है कि शरीर में पाए जाने वाली मिश्रित ग्रंथि कौन कौन सी होती है। तो एक ही ग्रंथियाँ होती हैं, वह उसका नाम होता है अग्नाशय। और यह जो हार्मोन्स होता है जब रुधिर में स्रावित होता है, रुधिर नलिकाओं में स्रावित होता है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा फिगर में, यह जब रुधिर नलिकाओं में स्रावित होता है तो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। यह जैसे ही रुधिर में स्रावित होता है तो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है, ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। और जब बढ़ा देता है तो इसी के कारण इस ग्लूकागॉन हार्मोन्स को हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर कहते हैं, HYPR, हाइपर ग्लाइसेमिक फैक्टर कहते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लूकागॉन किस प्रकार का कारक होता है, हाइपर ग्लाइसेमिक कारक इसकी हिंदी होती है हाइपर ग्लाइसेमिक कारक होता है। तो ग्लूकागॉन किससे स्रावित होता है, अल्फा कोशिकाओं से स्रावित होता है। और इसका मुख्य कार्य होता है रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देना होता है। अब यहाँ से देखिए कि जो दूसरा हार्मोन होता है इंसुलिन होता है, दूसरा हार्मोन होता है इंसुलिन होता है। और यह जब रुधिर में स्रावित होता है तो इसका मुख्य कार्य होता है कि रुधिर में बढ़ी हुई ग्लूकोज की मात्रा को शरीर की कोशिकाओं को अवशोषित करने के लिए प्रेरित करने का कार्य करता है। तो जब शरीर की कोशिकाएं इसको अवशोषित करती है तो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है। तो इसी के कारण इसे हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर कहते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर कहते हैं। और यह रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। और जब व्यक्ति में रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो ये शरीर की कोशिकाओं को अवशोषित कर लेती है। लेकिन अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि जिस व्यक्ति में इंसुलिन नहीं निकलता है उसमें एक रोग हो जाता है जिसे मधुमेह रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, मधुमेह रोग कहते हैं। इसको डायबिटीज मेलिटस कहते हैं, इसको डायबिटीज मेलिटस रोग कहते हैं, मेलिटस।
तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि इंसुलिन किससे निकलता है, बीटा सेल से निकलता है, और इसको किस प्रकार का कारक कहते हैं, हाइपो, यहाँ PER है, यहाँ हाइपो मतलब अल्प होता है। तो यह क्वेश्चन बनता है कि मधुमेह क्या होता है, तो मधुमेह ध्यान दीजिए कि मधुमेह रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ जाती है, या ऐसे शब्दों में समझिए कि जब आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करते हैं, जब इसका उपभोग नहीं कर पाते हैं, तो यही क्या होती है, इसकी मात्रा बढ़ जाती है और मधुमेह रोग हो जाता है। और मधुमेह रोग के जो लक्षण होते हैं अभी बताए थे, ब्रेक होता है, इसी से ग्लूकोज निकलने लगता है और यूरिन के द्वारा बाहर निकलने लगता है, जो मधुमेह के लक्षण होते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। तो टाइप फर्स्ट होता है जो आनुवांशिक होता है, 10% व्यक्तियों में पाया जाता है, और 90% व्यक्तियों में टाइप जो सेकंड होता है कैसे होता है कि जब शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो शरीर की कोशिकाएं जो होती हैं ग्लूकोज का अवशोषण नहीं कर पाती हैं, और जब नहीं कर पाती हैं तो जो शरीर में जो प्रोटीन होते हैं उसको शरीर की कोशिकाएं ऊर्जा प्रदान करने के लिए अधूरा विखंडन करने लगती हैं, और जब अधूरा विखंडन करने लगती हैं तो वह क्या होते हैं, कीटोन काय बनने लगते हैं, और यह कीटोन काय क्या होता है, मीठे, अम्लीय और विषैले होते हैं, जिसके कारण BP बढ़ने लगती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यह इंसुलिन रोग होता है, और यह रोग ऐसे व्यक्तियों में होता है जो फिजिकल वर्क नहीं करते हैं। और दूसरा जो होता है सोमैटोस्टैटिन, यह गामा सेल्स अथवा P सेल से डेल्टा सेल से स्रावित होता है, और इसका मुख्य कार्य होता है कि शरीर में ग्रहण किए हुए भोजन की मात्रा को क्या करता है, लंबे समय तक उपभोग में बनाए रखने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से सोमैटोस्टैटिन के कार्य हो गए, और ये गामा सेल से स्रावित होता है, P सेल के कार्य ज्ञात नहीं है। तो इस प्रकार से हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में सारी चीज़ों की एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में इसको एक्सप्लेन किया। और अब यहाँ से देखिए कि अब इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को, ताकि हमें लगे कि इनकी मेहनत हमें आप लोगों देख रहे हैं इसको सार्थक होगी। और इसी के क्रम में आप जितने मित्रों को इसको बताइए, और इतने डिटेल्स बताने का अभिप्राय होता है कि आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर न जाने पाए। तो इसलिए इस चैनल को एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।